समाचार का सबसे सशक्त माध्यम, या फिर समाचार छोड़िए, संचार का सबसे सशक्त माध्यम आप लोग किसे मानते हैं? मुझे मालूम है आप में से बहुत का जवाब फिल्म होगा, और मैं भी इसे उतना ही प्रभावशाली माध्यम मानता हूं। एक चित्र जो बात कह जाता है वह हजारों शब्द नहीं कह जाते। हालांकि इस पर मेरा बुनियादी मतभेद है। मैं लिखित चीजों को ज्यादा समझता हूँ, मुझे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक चित्र हजार शब्दों के बराबर, हजार चित्रों के बराबर एक फिल्म, और उस फिल्म में अब रीलबाजी और कंटेंट क्रिएशन, ये तमाम चीजें जो एक हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, और इस सब में तथाकथित भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें हिंदी जैसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम बेहद बदबूदार, सड़ाध मारता कचरा नाम है बॉलीवुड, जो हॉलीवुड से उधार लिया गया है। इसकी फिल्में मूलतः और मुख्यतः हिंदू द्रोही, भारत द्रोही हैं, जो के विचार को खत्म करती हैं, सनातनी परंपराओं पर प्रहार करती हैं। और भले ही हम दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का वगैरह वगैरह दावा कर लें, लेकिन हमारी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के स्तर पर ये होती हैं कि अभी भी हम अपने समाज की अंडरबेली को दिखाने वाली होम बाउंड को, लेबिरिंथ को परोसने वाली होम बाउंड को ऑस्कर में भेजने के लिए मजबूर होते हैं। इस भूमिका से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे फिल्मों पर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मुझे जब किसी विषय पर बात करनी होती है तो मैं उस विषय के विशेषज्ञ को बुलाता हूं। मेरा कभी भी ये दावा नहीं रहा रवीश कुमार की तरह कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे आता है और मैं बजट से लेके चंद्रयान तक पर बोलूंगा। रवीश कुमार का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो ब्लू आइड बॉय हैं। और आज मेरी भाषा बहुत संयत रहेगी, क्योंकि हमारे साथ जो अतिथि हैं, आप इन्हें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि संयमित भाषा में भी किस तरह मान मर्दन किया जा सकता है। तो स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं प्रशांत रंजन जी। इनके कई रूप हैं, ही वेयर्स सो मेनी हैट्स। जैसे ये फिल्म मेकर भी हैं। इनकी एक फिल्म कुसाहा त्रासदी पर आ रही है मैथिली में, जिसका नाम है मौन। और फिलहाल ये पेशे से प्राध्यापक भी हैं, पटना यूनिवर्सिटी में जनसंचार पढ़ाते भी हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्ते सबको, आपको धन्यवाद अपने चैनल पे अवसर देने के। और आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो चिल्लाता हूं और उसके बाद दर्शक शिकायत करेंगे कि अतिथि को आप बोलने नहीं देते हैं और आपकी आवाज हाँ धीमे आ ठीक, रही है। इसका ध्यान रखेंगे जी जी जी, इसका ख्याल रखेंगे। सबसे पहले तो आप थोड़े से शब्दों में अपनी फिल्म के बारे में बता दें, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले, और उसके बाद हम मुख्य विषय पर आएंगे। जी जी, ये फिल्म मैथिली भाषा में है मौन, और इसकी पृष्ठभूमि है जो 2008 में कुसाहा त्रासदी आई थी उस कोसी क्षेत्र में। और ये फिल्म उस घटना पर नहीं है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं उस पर है। उसने कईयों सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। सैकड़ों लोग तो की जान की क्षति हुई, लेकिन लाखों लोगों के जीवन को उसने पीड़ित कर दिया, परेशान कर दिया। और उसी में से जो उससे पीड़ित लोग हैं, उनकी बाद की दशा दिशा क्या है, उसको रेखांकित करने का प्रयास यह फ़िल्म करती है। मैथिली में इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि मूल आत्मा उस इलाके की, मूल जो आत्मा है वो मैथिली में निवास करती है। इसे चाहता तो मैं हिंदी में भी बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर न्याय होना है तो इसके मूल आत्मा के साथ न्याय होना चाहिए, तभी इसको मैथिली में बनाया। और मुझे उम्मीद है कि ये पोस्ट प्रोडक्शन के बाद कागजी प्रक्रियाओं में अभी प्रक्रियाधीन है। 2026 में यह फ़िल्म आप लोग सबको देखने को मिलेगी। हाँ, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मेरी जो धन्यवाद। व्यंग की आदत है, तो देखिएगा कहीं गर्विले मैथिल इसी बात का बुरा न मान जाए कि मैथिली में कोई अन्य कैसे आके बना रहा है, क्योंकि हम गर्विले मैथिल किसी भी बात का बुरा मानने में माहिर होते हैं। बहरहाल, बहर खैर, बहर कैफ,
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हिंदू द्रोही क्यों है? ये तो हम सभी जानते हैं कि वो हिंदू द्रोही है। आप कोई भी वेब सीरीज उठा लें, मैं तीन चार ही नाम जो मुझे एकदम एट रैंडम याद आते हैं। सेक्रेड गेम्स देखिए, उसमें जो त्रिपाठी का किरदार है, त्रिपाठी जी का, वो क्या है? बाबा है। आश्रम देखिए, बॉबी देओल का, मतलब उससे पतित किरदार आप नहीं, और लेकिन वो कितना पॉपुलर हुआ है और कितना ज्यादा लोगों की जुबान पर और दिमाग पर चढ़ा है। घाउल में आप देख लीजिए तो वही है। तांडव का एक उसको क्या बोलते हैं, 7-8 सीरीज की एक जो एक सीजन, तांडव का एक सीजन आया, दूसरा नहीं आया, लेकिन उसमें क्या हुआ था? फिल्मों में शोले से लेके पीके तक आप देख लीजिए क्या क्या हुआ है। इस गटरवुड को गटरवुड से मुक्ति कब मिलेगी, या मिलेगी भी नहीं? इतिहास भूगोल नहीं पर इतना बताते हुए प्रकाश डालें। इतिहास तो जैसा कि आपने बताया, रूपरेखा वही है, उसकी यात्रा भी उसी तरह से हो रही है। और खास करके जो भारतीय सिनेमा में हमारे यहाँ एक आंदोलन चला जिसको हम लोग पैरेलल सिनेमा का कह के सेलिब्रेट करते हैं। वो पैरेलल सिनेमा दरअसल में यही था, भारतीय समाज और हिंदू समाज से विमुख होकर एक काल्पनिक और कृत्रिम अवधारणा को पुष्ट करना, उसको रेखांकित करके समाज के बीच उद्घाटित करना, ये उस पैरेलल सिनेमा का काम रहा। वंचितों, शोषितों की कहानी कहने के नाम पर हिंदू विरोधी, संस्कृति विरोधी चीज़ें बनाई जाने लगीं और उसको महिमामंडित किया गया, रोमांटिसाइज़ किया गया पैरेलल सिनेमा कह के। ये कुछ-कुछ थर्ड सिनेमा से नकल करने का प्रयास किया। थर्ड सिनेमा के बारे में लोगों को पता होगा, 50-60 के दशक में लैटिन अमेरिका देशों में जो सिनेमा शुरू हुआ था, उससे इन लोगों ने क्लू लिया, लेकिन फिर उसका बड़ा भोंडी नकल कर दिया। और जिसके चलते जिन फ़िल्मों का आपने ज़िक्र किया, उस फ़िल्में उस काम को करने लगीं, जिसके चलते हम और भी आगे आने वाले सत्र में इसमें हम लोग कुछ उन फ़िल्मों का भी नाम लेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सूक्ष्म स्तर पर, महीन तरीके से हिंदू विरोधी चीज़ें दिखाना। जैसे 1-2 चर्चा आपने जिन फ़िल्मों की उसमें यही दिखाया जाता है कि जो तिलक करने वाला है, शिखा रखने वाला है, त्रिपुंड लगाने वाला है, वो अपराधी होगा। ऐसे तीनों लक्षण अभी आप में दिख रहे हैं, आप वैसे नहीं हैं। लेकिन फ़िल्मों में जो ये एक फ़िल्म आई थी शमशेरा, उसमें देखिए जो संजय दत्त का किरदार है, उसका नाम है शुद्ध सिंह। अब देखिए ये तत्सम संस्कृत शब्द है शुद्ध, जैसे किसी भी शुद्ध जल से आचमन करते हैं हम लोग, तो उसका नाम रख दिया शुद्ध सिंह। उसने शिखा रखा, एक तिलक लगाता था और फिर वो उसको अपराध के तौर पे दिखाया गया। ऐसे ही सैकड़ों फ़िल्में हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अ, 50 साल ये समझने में लग गया, जैसे अगर 1970 भी मान लें इस तरह की कारगुजारियों का, तो भारत को, हमारे जैसे लोगों को और जो हिंदुनिस्ट दर्शक जन हैं, 50 वर्ष उनको यही समझने में लग गया कि ओह! ये हमारे खिलाफ है। मतलब 50 वर्षों से आपको धोती, शिखा, तिलक, हवन, यज्ञ, ओम, स्वस्तिक का उपहास कराया जाता रहा। धीरे-धीरे हर आने वाली पीढ़ी के ज़हन में डाला जाता रहा कि तिलक लगाने वाला अत्याचारी होता है, शिखा रखने वाला बलात्कारी होता है। बार-बार यह संकेतों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से, प्रतिबिंबों के माध्यम से हमें हँसी, खुशी, चुटकुला, कॉमेडी, मस्खरा की चाशनी में लपेटकर ये इस नैरेटिव को स्थापित किया जाता रहा। हमारी 4 पीढ़ियाँ, दुःख की बात है कि हमारी 4 पीढ़ियाँ उसी सुर में सुर मिलाकर उसको रोमांटिसाइज़ करने लगीं, उसको गाने बजाने लगीं, उसके साथ-साथ कदम ताल करने लगीं। तो ये हाल के कुछ वर्षों में 5 साल, 7 साल, 10 साल से हमने मार्क करना शुरू किया कि ये फ़िल्म हमारे खिलाफ है, ये फ़िल्म हमारे खिलाफ है। जैसे आपको जी। याद होगा, एक फ़िल्म आई रंग दे बसंती, और रंग दे बसंती जब आई उस समय खुद हम लोग भी विद्यार्थी थे, कॉलेज में पढ़ते थे। तो जब जाकर देखा, सारे लोगों ने देखा क्या युवा है, युवा है। बाद में समझ में आया कि फ़िल्म तो एंटी डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र की डफली लेकर बजाने वाले सड़कों पर काला कुर्ता पहनकर उसको रोमांटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन वो लोकतंत्र के विरुद्ध फ़िल्म थी। एक और फ़िल्म आई हैदर। अब हैदर में वो जो गाना है बिस्मिल, उस बिस्मिल गाने पर
भारत के हर यूनिवर्सिटी के सेलिब्रेशन में, बर्थडे पार्टी से लेकर और फेयरवेल फ्रेशर में उस गाने को बजाया जाता था और उस पर युवा डांस करते थे। हिंदू। बाद में पता चला कि जिस पर युवा जिस गाने पर डांस कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो उनके मार्तंड सूर्य मंदिर को शैतान के घर के रूप में उस गाने में चित्रित किया गया है। ये बाद में समझ में आया उनको, तभी तक तो बहुत मजा और ले रहे थे। और उसे चित्रित करने वाले कौन? विशाल भारद्वाज। और वो किस स्कूल के? मिस्टर कालरा स्कूल के, जो बड़े रिनाउंड, अरे उनका जी। नाम लेने से ही, हालांकि वो वैचारिक चोर हैं, और ये मैं सैकड़ों उद्धरण से, सैकड़ों, मैं दर्जनों नहीं कह रहा हूं, उनका पूरा नाम जो भी है, कालरा साहब विशुद्ध वैचारिक चोर हैं। बहरहाल अभी वो विषय नहीं है। आपने कहा कि महीन तरीके से, ये जो सटल मैसेजिंग है ना, महीन तरीके से जो संवाद देना, कि किसी ने अगर शिखा रखी है तो वो रोटी कपड़ा और मकान का लाला सुखी राम होगा। शोले फिल्म में जो अब्दुल भाई होंगे, उस घर ही रहीम चाचा। मुसलमान परिवार रहेगा उस गांव में, लेकिन वो बलिदान होगा, और उसके बाद चचा कहेंगे कि और भी होते तो बलिदान कर देता है। दीवार में मंदिर के बाहर भाई साहब बैठे रहेंगे महानायक जी, लेकिन वो बिल्ला लेके जाएंगे 786 का। अभी एक फिल्म आई है मर्दानी 3, इसकी थोड़ी विवेचना करने के लिए सोच रहा था, तो मैंने मर्दानी 1 और 2 देखा। मर्दानी 2 में जो सटल मैसेजिंग की गई है, उसका जो खलनायक है किशोर वह युवा है, 19-20 का, मसें भीग रही हैं और वो मानसिक तौर पर विकृत है। वह लड़कियों के साथ दुराचार करता है, अत्याचार करता है, बहुत बुरी तरह से उनको ब्रूटली मारपीट के बाद उनकी हत्या करता है। और वो कौन है? वो कहता है कि हमारे श्लोकों में भी तो कहा गया है कि नारी अगर समाज में बाहर चली जाए तो समाज बिगड़ जाता है। किस श्लोक में ऐसा कहा गया है? कैसे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है? उसमें जो दलाल है, पिंप है, उसने ओम का लॉकेट पहना हुआ है, ओम का। उसने कोई क्रॉस नहीं पहना है, उसने कोई मुल्ला वाला नहीं लगाया है। ये सारी मैसेज जो है अभी तक जारी है। मुझे जरा ये बताइए डायरेक्टर साहब, कि आप चूंकि अब इस फील्ड में थोड़ा बहुत अंतर आया भी है, कि हम लोग अभी भी स्टॉकहोम सिंड्रोम के मारे हुए हैं, अभी भी हम शुतुरमुर्ग की तरह हैं। क्योंकि मर्दानी का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि भाई अब कॉरपोरेट आ गया है, बड़े विद्वान लोग आ गए हैं, इसका वो जो अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं आ रहा है, दाऊद वुड अब नहीं रहा। लेकिन ये तो मर्दानी यशराज फिल्म से, इससे बड़ा कॉरपोरेट कौन होगा? इसमें इन लोगों ने ये, भाई लिखने पढ़ने वाले, स्क्रिप्ट बनाने वाले तो वही लोग हैं ना, जिनके लिए तो यही है कि हिंदुत्व के सारे प्रतीक। आपने सही कहा, और मैं वैसा क्यों नहीं हूं भाई? मैं तो आज इस सदी में भारत में सबसे असुरक्षित व्यक्ति हूं। मुझे कोई भी कुछ भी कर सकता है, और इस देश का कानून और संविधान मुझे कोई रक्षा नहीं देता, कोई सुरक्षा नहीं देता। लेकिन वह भी एक जुदा विषय है। मैंने जो सवाल किया उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे जी। हाँ, ये जो परिवर्तन करने की जो बात है, ये बड़ी जिज्ञासु भरा प्रश्न है और मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न आप एक साथ, मुझे लगता है कि लाखों हिंदू युवा या मिडिल एज ग्रुप के जो वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व आपका एक प्रश्न कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 1 लाख लोगों ने मुझसे यह प्रश्न पूछ लिया कि कोई बदलाव भी आ रहा है कि नहीं? क्योंकि फिर इस चर्चा का क्या मतलब रह जाएगा कि जो नैराश्य छाया हुआ है सिनेमा के माध्यम से हिंदू समाज के खिलाफ, उस नैराश्य को ही अगर हम प्रतिपादित करते रहें और उसको विस्तार करके इस चर्चा को खत्म कर दें, तो फिर व्यालोक पाठक के इतने श्रम का और फिर प्रशांत रंजन की इस बोलने का क्या अर्थ रह जाएगा? ये बदलाव 2 तरह से हो रहा है भाई साहब, मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये जो परिवर्तन है, एक परिवर्तन जो व्यालोक पाठक जैसे लोग, व्यालोक पाठक से मतलब है जो पत्रकार हैं, बौद्धिक चिंतक हैं, लेखक हैं,
जो सिनेमा बनाते नहीं है, इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं अथवा जो फिल्म पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, उनका वर्ग है जो अच्छा काम कर रहे हैं कि पिछले 50 सालों से कई पीढ़ियां जिन फिल्मों को ताली बजाकर, सीटी बजाकर, आनंदित होकर देखी और उसको उसका रसास्वादन किया, अब उसमें हमारे विरुद्ध जो चीजें हैं उसको हम ढूंढ कर निकालने लगे हैं और बच्चों को, नई पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को बताने लगे हैं, देखो ये तुम्हारे खिलाफ बनाया है। तो एक काम तो अच्छा हो रहा है जो पिछले 7-8 साल से हो रहा है, इसके पहले नहीं होता था, एकदम नहीं होता था। हिंदू समाज, परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, विवाह संस्था का विरोध करने वाली कितने ही फिल्में आई और जिसका रस लेकर हिंदू परिवार, मतलब जिसको कहते हैं बाले बच्चे, सब कोई टिकट कटाकर थिएटर में जाकर देखकर चिनिया बादाम खाकर घर आ गया। उसको पता भी नहीं है कि वो अपने खिलाफ चीज देखने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, टिकट खर्च कर रहा है। 70, 80, 90 के दशक में ऐसी सैकड़ों फिल्मों को लाखों हिंदुओं ने देखा। लेकिन एक परिवर्तन हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि उन फिल्मों को उनका अब शल्य क्रिया उनकी की जा रही है पत्रकारों द्वारा, लेखकों द्वारा, फिल्म चिंतकों द्वारा, फिल्म प्रेमियों द्वारा, फिल्म पत्रकारों द्वारा, समीक्षकों द्वारा। ये सारे इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं जी। दर्शकों, आपको पता चल गया होगा कि हमारे प्रशांत भाई जो हैं वो आजकल की भाषा में जिसको दक्षिणपंथी कहा जाता है वही है, क्योंकि ये बार बार कैमरे से दाहिने निकल के और ऐसा लग रहा है अरे कि अरे वो मुड़ रहे हैं, सॉरी लेकिन सॉरी। ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस चर्चा को अब समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आपने चूंकि तकनीक की बात कह दी, मैं तो सबसे बड़ा योगदान मार्क जुगरबर्ग का मानता हूं और वैसी तकनीक लाने वालों का मानता हूं जिसने एक प्लेटफॉर्म दिया। और इसीलिए ये पीड़ा और भी बढ़ गई है कि कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा हो जाती है, धुरंधर प्रोपेगेंडा करार दी जाती है। आप कश्मीरियों के दुख दर्द को जहां दिखाएं, केरल स्टोरी करें, प्रोपेगेंडा हो गई। और नैरेटिव पर इतना सख्त नियंत्रण अभी भी कैसे है? क्योंकि सोशल मीडिया में तो बाढ़ आई हुई है कि धुरंधर हाँ इज अ साइको फिल्म, जबकि धुरंधर में ऐसा क्या है भाई? एक मान, मैं तो मानता हूं काल्पनिक कहानी है, उसमें उसने अपना कुछ किया। और हिंसा, कौन लोग उस हिंसा की मजम्मत कर रहे हैं भाई? जो खुद उससे ज्यादा हिंसा दिखा चुके हैं या कर चुके हैं। कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, क्योंकि 3 लाख कश्मीरी वहां से रातों रात उठे और उनको ख्याल आया कि अरे छोड़ो यार, कश्मीर में कुछ नहीं रखा है, हम लोगों को जाना चाहिए और तंबुओं में बसना चाहिए। हमारा 3 मंजिला मकान, कश्मीरी सेब के बाग, अखरोट की जो लकड़ी वाला संदूक है, ये सब वाहियात है। हमको तो तंबू में रहना है, क्योंकि हमको 3 पीढ़ियों को वहीं बड़ा करना है। ये जी। इसमें कश्मीर फाइल्स की आपने चर्चा की, तो मैं तो बार बार मजाक में कहता हूँ कि इस देश में फिल्म समीक्षकों का एक मुट्ठी भर वर्ग ऐसा है कि अगर वो किसी फिल्म को बुरा बता दे तब तो आप जरूर जाइए, घर पूरे परिवार को लेकर थिएटर में जाइए उस फिल्म को देखने के लिए। जैसे ही वो कह दे, जैसे कुछ फिल्मों का उदाहरण, आपने 2 फिल्मों का उदाहरण दिया, और भी 3-4 ऐसी फिल्में आई, केरल स्टोरी, बस्तर द नक्सल स्टोरी इत्यादि, बंगाल फाइल्स। तो जैसे ही एक इस देश में फिल्म समीक्षकों का वर्ग है जो जिस फिल्म को कह दे कि ये प्रोपेगेंडा है, उसको तो जरूर जाकर आप देखिए, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर फाइल्स, ये जो इधर की 4-5 फिल्मों की चर्चा आपने की, 1-2 नाम हमने लिया, इसमें क्या है, इसमें हम जो फिल्मकार हैं वो बातों को बड़े ब्लंट तरीके से कहते हैं, भोथरे तरीके से कहते हैं। जो सीधी बात को सीधे तरीके से कहा जाता है, ये एक तरीका अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस महीन तरीके से बात कही जा रही चाशनी है में लपेट साम्यवादियों के द्वारा, दिया गया। हाँ हाँ हाँ, उसमें उसमें अभी इधर पक्ष वाले, माने राष्ट्रवादी फिल्मकार या दक्षिणपंथी फिल्मकार या जो फिल्मकार या जो नॉन लेफ्टिस्ट फिल्मकार, नॉन अर्बन नक्सल फिल्मकार, जो आप नाम देना चाहें, वो उनको ये धूर्तता, तरीका वो हाँ धूर्तता, वो महीनी, वो वो महीनी अभी नहीं आई है, अभी नहीं वो आई नहीं है। है, वो लानी पड़ेगी जी। हाँ, क्यों क्यों लानी पड़ेगी? क्योंकि अगर नहीं लाएंगे ना तो यहाँ ऑस्मोसिस चाहिए। ऑस्मोसिस के बजाय हम क्या कर रहे हैं, छन्नी से छान रहे हैं, एक तरफ ये फिल्म, एक तरफ ये फिल्म। आप देखिए जितनी आसानी से, जितने मोटे तौर पर
आप कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, केरल स्टोरी को अलग लाइन में खड़ा कर लेते हैं, उतने मोटे तौर पर आप शोले को या वीर जारा को खड़ा कर पाएंगे क्या? पठान को खड़ा पर नहीं नहीं कर पाएंगे। वो उनको आप काउंट करते हैं मेन स्ट्रीम मसाला कमर्शियल सिनेमा। इस अच्छा, ये कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को आप नैरेटिव सिनेमा में काउंट करते हैं। हम कह रहे हैं कि वो महीनी लाइए और हर भारत का हर वर्ग, हिंदू, मुसलमान, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट आपकी फिल्म को देख ले, बाद में उसको समझ में आए कि अरे अरे अरे, इसमें तो वामपंथ को इसने लताड़ा है। तो मतलब पहले आप एनिमल फार्म जैसी किताब पढ़िए और वैसी फिल्म बनाइए कि पूरी दुनिया पढ़े, तब बाद में समझ में आएगा ओ जॉर्ज ऑरवेल ने तो कुछ कमाल कर दिया था, चमड़ी उतार दी लोगों की। लेकिन एक देखिए फिल्म आई प्रशांत जी, भाई ये साहब। बीच में जी। इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल है। मुझे लगता है कि दर्शक हमारे जो है ना, और वो हिंदू संस्कार है। जैसे आपने मैंने फिल्मों का नाम लिया, लेकिन ताजपुरी आई, जनता नहीं पहुंची क्योंकि वो बुरे ढंग से बनी हुई फिल्म थी। कन्हैयालाल की हत्या पर फिल्म बनी, लोग नहीं आए क्योंकि वो बुरे ढंग से बनी फिल्म थी। आप अजमेर फाइल्स, इतनी घिनौनी 92। कहानी है अजमेर के मुर्दाखोरों की, जो मुर्दाखोर वहां कफन बेच के और वो चिश्ती के नाम पर अभी भी अपनी दुकान चला रहे हैं, और वो खुद ब खुद कितने मामलों में रहे हैं और अभी उनको जाकर सजा हुई है। वो पूरा कांड गूगल कर लीजिएगा दोस्तों। वो फिल्म भी लोगों ने नहीं देखी क्योंकि बुरे ढंग से। तो हमारा जो हिंदू संस्कार है वो अच्छे ढंग से, हमारी वेदना की फिल्मों को भी आप अच्छे ढंग से बनाएं। और आप तो एक लेयर और की बात कर रहे हैं कि वो महीनी, वो धूर्तता, वो चालाकी लाई है। ये कैसे होगा? हाँ, इसमें ये तो आप देखिए। बताएंगे क्योंकि फिल्म मेकर आप हैं। हाँ, ये जो है कुछ फिल्मकारों की शिकायत है, जिस फिल्मों की चर्चा अभी आपने की, अजमेर वाली फिल्म, घटना, या फिर बंगाल फाइल्स भी उतनी नहीं चली, तो फिल्मकारों की शिकायत है कि देखिए जब हम हिंदुओं के पक्ष में फिल्में बनाते हैं तो देखते नहीं है लोग। भाई आप हिंदू समाज की पीड़ा को दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो एक पक्ष है, अल्टीमेटली लोग फिल्म ही देखते हैं, याद कीजिए। चाहे वो शोले देखें, वीर जारा देखें, पठान देखें या कश्मीर फाइल देखें, फिल्म हिट तभी होगी जब लोग फिल्म देखने जाएंगे। सिर्फ इसलिए फिल्म देखने कोई नहीं जाएगा कि उसको हिंदू समाज के पक्ष में या साम्यवाद के खिलाफ में, दक्षिण पंथ के पक्ष में बनाया गया है। आप देखिए, इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण बार बार अलग अलग मंच से देता हूं, यहां भी देना चाहूंगा। नरेंद्र भाई मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पर एक फिल्म आई, पीएम नरेंद्र मोदी, विवेक ओबराय उसमें हीरो थे। भाजपा क्लेम करती है कि उसके 10 करोड़ सदस्य हैं। 10 करोड़ सदस्य अगर औसतन 100-100 रुपया का भी टिकट कटा लिए रहते तो फिल्म 1000 करोड़ का व्यापार की होती। फिल्म नहीं चली ना। मैं उन फिल्मकारों को भी यही कहना चाहता हूं कि आप हिंदू दर्शक वर्ग जो है, फिल्म प्रेमी का, उसको दोष मत दीजिए। अपने अपना आईना साफ करो, चेहरा खुद ब खुद साफ होगा। पहले फिल्म ठीक बनाओ, मैसेज की बात बाद में है। जैसे एक फिल्म आई मैं हूं ना, और एक दूसरी फिल्म है पठान, दोनों में शाहरुख खान है। दोनों में एक और कॉमन बात है, दोनों जो है आतंकवाद के प्रस्थान बिंदु को विकृत करके उसका जगह बदलना चाह रहा है, दोनों फिल्म। लेकिन उन दोनों फिल्मों को अधिकतर किसने देखा? आपके हमारे घर के बच्चों ने देखा, आपने हमने देखा और एंजॉय किया, उसके गाने को एंजॉय किया, उसके कॉमेडी को एंजॉय किया। लेकिन ये दोनों फिल्में टेररिज्म के एपिसेंटर को चेंज करती हैं, माने डिस्टॉर्ट करती हैं। कितनी खतरनाक बात ये दोनों फिल्में कर रही हैं, लेकिन देखिए फिल्म देखने में मजा आता है आपको। तो मैं वही इनके कह रहा हूँ, अलावा पहले एक फिल्म देखने में मजा। इनके अलावा एक जी। और नाम मैं ले देता हूँ। हालांकि इन दोनों फिल्मों को, पठान को तो खैर जबरी हिट कराया गया, मैं हूं ना को भी पता नहीं किन लोगों ने देखा था। प्रशांत जी ने जो संकेत दिया है उसको मैं सीधे तौर पर, सेना को और हिंदू को आतंकी दिखाया गया है। शौर्य फिल्म में भी यही किया गया। कि ब्रिगेडियर सूर्य हाँ। प्रताप ने अंतिम में जो 5 मिनट वो धांसू उस डायलॉग दिए, तो सब पे दर्शकों ये भारी पड़ गया। देखिए नैरेटिव निर्माण कि पूरी फिल्म वो लूट के ले गया। 5 मिनट का सीन, कौम जानते हो, कौम मासूम नहीं है ये, चलते फिरते टाइम बॉम्ब है। के मेनन ने पूरे फिल्म को ही उल्टा कर दिया, सिर्फ एक अदाकार ने। और वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने देखिए कि कितनी आसानी से कह दिया पठान में और इसमें कि भाई भारतीय सेना के लोग ही बाद में, हिंदू जो लोग हैं वो लोग टेररिस्ट हो जाते हैं।
और नहीं, हैदर में इससे भी हैदर मजेदार में भी तो वही बात है। टाइगर जी ने किया, आईएसआई के साथ मिल गए। टाइगर जी तो आईएसआई के साथ दुनिया को बचा रहे हैं, शादी भी कर ले रहे हैं। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज प्रशांत जी। कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि जो फ़िल्मकार हैं भारत के, पहले वो फ़िल्म क्राफ़्ट पर अपनी मास्टरी करें, फिर उसमें जो राष्ट्रहित में, समाज हित में, हिंदू हित में नैरेटिव है, उसका मसाला बाद में मिलाएँ, ऊपर से डालें। हमारे तरफ ये उल्टा काम हो रहा है। पहले हम लोग नैरेटिव पकड़ ले रहे हैं, क्राफ़्ट को साधने बाद में चलते हैं, ये फेलियर हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक अच्छी बात, एक होप के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा कि जो जन मीडिया है, सोशल मीडिया है और मेनस्ट्रीम मीडिया में कई लोग अपने स्तर से प्रयास करके उन बुराइयों को ढूँढ-ढूँढ कर रेखांकित करने लगे हैं। इससे भी आने वाले समय में चीज़ें बदलेंगी और असर होगा, और मुझे लगता है कि जब समाज चीज़ों को सुधारता है, तो पार्लियामेंट की तरह एक कानून से नहीं सुधारता, वो समय लेकर अपने ढंग से सुधारता है। इसलिए मैं आशावान हूँ, आने वाले समय में भारत के हित में फ़िल्में, भारतीयता का रस ली हुई फ़िल्में, भारतीयता से सिक्त फ़िल्में बनेंगी, और मुझे लगता है कि सिनेमा विधा का जो योगदान है भारतीय समाज में, वो और भी पहले से बेहतर होगा। दर्शकों श्रोताओं, ये हमारी बातचीत आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा। सिनेमा के मुद्दे पर और भी आप कुछ विशेष जानना चाहें तो प्रशांत जी को हम कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। इससे पहले एक बार 2-3 महीने पहले पकड़ में आए थे, लेकिन उनको ले आएंगे। और इसी के साथ उन सभी चाहने वालों के लिए जो लगातार पूछ रहे हैं कि एंडी ब्रो, भैया एंडी ब्रो जहां कहीं भी हो, अपनी तरफ से आकर जवाब दे दीजिए कि आप कितने व्यस्त हैं और क्यों नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। दर्शकों, व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, जिस तरह आपके स्नेह की वर्षा में भीगना बड़ा अच्छा लगता है। एक विराम, फिर मिलते हैं। जय जय सिया राम।